हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। इसके हम आज कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट। नंबर टू, हाउ सेल्फ मैनेजमेंट इज हेल्पफुल टू अस। नंबर थ्री, नेम द स्किल्स विच कम अंडर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। Fourth है, what do you mean by stress management? Then fifth है, what are the three steps to manage stress? Sixth, what are various stress management techniques? Seventh, what are four types of stress? Eighth है, write a note on identifying stress. Ninth, write a note on ability to work independently. 10th, what do you mean by emotional intelligence? 11th है, what steps can be taken to manage emotional intelligence? तो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट is also known as self control or self regulation. Self management is the ability to control and manage your emotions, feelings, thoughts, and behavior in different situations. Self management skills play an important role in our personal and business life. It has been found that employers prefer those people who have good self management skills. For example, a person showing good self management is able to calm down, not yell or act out in moments of anger or frustration. You may notice your teen becoming less volatile than they were at younger ages as they develop their self management. सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट है क्या? हम हर रोज डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं। इन डिफरेंट सिचुएशंस में हम अपने इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें या मैनेज करें, उसकी एबिलिटी को ही हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का आज हमारी लाइफ, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस लाइफ हो, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है। कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रखने से पहले ये देखता है कि क्या उस पर्सन में गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं। जैसे अगर आपके पास कोई आदमी आता है और वो कुछ आपको ऐसा बोलता है कि आपको एंगर, गुस्सा आ जाता है या फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो जो आदमी के पास गुड मैनेजमेंट स्किल्स हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो उस समय उसी समय रिएक्ट नहीं करता। वो अपने आप को शांत रखता है और उस सारे एटमॉस्फेयर को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। ठीक है? हम जब छोटे बच्चे होते हैं और धीरे-धीरे बड़े होते हैं, तो छोटे होते हम ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, किसी न किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं। पर जब हम जूँ-जूँ बड़े होते जाते हैं, तो हमारे में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। Self management can help in number one, get rid of the negative thoughts in your head. Number two, positive thinking, see problems as opportunities. Number third, to be happy with small things. Fourth, time management, replace the word cannot with can. Fifth, reaching your goals. सेल्फ मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? ये हमारी कैसे हेल्प करता है? अगर हम अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इससे क्या होता है, हमारे मन में, दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं या उनसे हम पीछा छुड़वा लेते हैं और हम में पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो हम उसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं कि हम इसको कैसे हैंडल करें। हमारी लाइफ में जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम उससे ही खुश होने का प्रयास करते हैं। हम अपने जो टाइम है हमारे पास, ये बहुत कीमती है, आप सबको पता है कि किसी का भी टाइम जो है आज के समय में बहुत कीमती है। ये टाइम ही है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। एक बार टाइम गया, तो वो वेस्ट हो गया, ठीक है? इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट भी ये सेल्फ मैनेजमेंट सिखाती है और सेल्फ मैनेजमेंट से हम अपने गोल्स, हमारे लाइफ में जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। Next, self management skills include the following concepts. Number one, self awareness. We should think about our daily interactions
how you handled situations, how you could handle those situations in a better way. Knowing yourself as an individual, your likes, dislikes, strengths, and weaknesses. Number two, self control. Ability to control your behavior, discipline, etc. Number third, self confidence. Believing in your that believing in yourself that you can do any task that is given to you. Number fourth है self motivation. Self motivation is the force or motivation which comes from within and pushes you to do things and to achieve success in personal and business life. सेल्फ मैनेजमेंट में कई कंसेप्ट्स आते हैं। पहले नंबर पर है Self सेल्फ अवेयरनेस। हम हर रोज कोई ना कोई किसी के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हर रोज अपने मन में सोचें कि हमने आज दिन भर क्या किया और जिस जिस सिचुएशन को हमने हैंडल किया, क्या हम उस सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल कर पाए या नहीं। हमें अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में अवेयर होना चाहिए। नंबर सेकंड है सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है, और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। नंबर थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें ये अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि हमें अगर मैडम ने कोई काम दिया है, सपोज करो टीचर ने कोई काम दिया है, या अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे सीनियर ने हमें कोई काम दिया है, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन अंदर से ही कोई फोर्स होती है, मोटिवेशन होती है जो हमें किसी काम के लिए आगे बढ़ाती है, और ताकि हम आगे अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ में तरक्की कर सकें। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको अगर मोटिवेट करना है तो टीचर को चाहिए कि उसके छोटे छोटे काम में उसको हार्डवर्क को उत्साहित करे और कि उसकी प्रशंसा करे कि उसने हार्डवर्क किया है, ठीक है। Fifth है problem solving, understanding a problem and finding a solution. Fifth है responsibility. We should take the responsibility for our tasks. If any work has been assigned to us by our teacher, we should try our level best to complete the same in the prescribed time limit. Sixth, time management. Make a timetable and follow it. Seventh, adaptability. Keep yourself updated with new information. Prepare yourself for new changes so that you can transition seamlessly. If you want to succeed in your personal as well as professional life, you must improve yourself in the above skills. नंबर फिफ्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना चाहिए और फिर उसके बाद उसके कौन कौन से सोल्यूशन है और बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है उसको चुनना चाहिए। नंबर सिक्स्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें जो भी काम दिया जाता है हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए, ठीक है। सपोज करो हमें टीचर ने कोई काम दिया है तो हमें चाहिए कि हम पूरे अपनी कोशिश लगाकर उसको समय के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। हमें चाहिए कि अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से काम करें। अगर कोई हम टाइम टेबल नहीं बनाते, हमें चाहिए कि टाइम टेबल में लिखें कि ये हमें प्रायोरिटी पर ये काम पहले करना है, ये सेकंड नंबर पर, और ये थर्ड नंबर पर जो लेस इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये काम ना भी होगा तो कोई बात नहीं। जो आप कोई भी सक्सेसफुल लीडर्स, जो बिजनेस लीडर्स हुए हैं या जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हुए हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने हमेशा टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। उन्होंने अपना टाइम कभी भी इररेलेवेंट कामों में और छोटे छोटे कामों में वेस्ट नहीं किया। उन्होंने प्रॉपरली जिस काम को जितना समय चाहिए उस हिसाब से, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से, जो जितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से उसको ज्यादा टाइम दिया। अगला पॉइंट है अडाप्टेबिलिटी। हम चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस हैं, कोई शॉप चला रहे हैं, हमें चाहिए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो अगर एजुकेशन फील्ड में है उसके बारे में, उस सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो हमें। अगर कोई शॉप चला रहे हैं तो हमें चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, अपडेट होना चाहिए। और जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है, आजकल जैसे कोरोना वायरस है तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बच्चों को चाहिए कि वे अपने आप को समय के अनुसार अडाप्ट करें कि न्यू टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमने ये ऊपर जो प्रॉब्लम्स हम स्किल्स डिस्कस किए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
टाइम मैनेजमेंट, इन सब स्किल्स में हमें अपने आप को डेवलप करना है। Next is stress management. Life without stress cannot be imagined. If you are worried that you will not pass in the examination, or if you fear that you will be unsuccessful in life, then you are under stress. Stress is a condition in which person is tensed and worried. The stress created by a deadline to finish a paper can motivate you to finish the assignment on time, but excess stress or stress for a long period of time can harm our emotional and physical health and limit our ability to function well at home, in school, and within our relationships. People who have large amounts of stress can become tired, sick, and unable to concentrate or think properly. आज के युग में हर एक को स्ट्रेस है। स्ट्रेस के बिना किसी की भी लाइफ नहीं है, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी घर में कोई रह रहा है उसके अंदर भी स्ट्रेस है, या ऑफिस में जा रहा है उसके भी हर तरह से स्ट्रेस है। अगर आपको दिमागी तौर पर कोई परेशानी है, स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम की परेशानी होती ही होती है। अगर आप डर रहे हैं कि मैं कहीं लाइफ में अनसक्सेसफुल ना हो जाऊँ, तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस कोई भी वह कंडीशन है जिससे कि आपको टेंशन होती है, दिमाग में वरी होती है। स्ट्रेस जो होता है इसका नेगेटिव रिज़ल्ट भी हो सकता है या पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अगर आपके पास एग्ज़ाम में हैं और पेपर लिख रहे हैं, आपके पास टाइम लिमिट है कि 3 घंटे में आपने पेपर ख़त्म करना है, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस है। आप उसको जल्दी से जल्दी फ़िनिश करने की कोशिश करेंगे। इस तरह स्ट्रेस के कारण आप मोटिवेट हुए और आपने अपने पेपर को 3 घंटे में पूरा करने की कोशिश पूरी की, ठीक है? पर अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है? या आप काफ़ी समय से एक स्ट्रेसफुल लाइफ़ लीड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपकी इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इफ़ेक्ट नेगेटिव होगा। और इससे क्या होगा? आपके घर में या स्कूल में और आपके रिलेशनशिप्स में जो भी है, वो बैड इफ़ेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो इससे क्या होता है? आप अपने में थका-थका महसूस करते हैं। हो सकता है आप बीमार हो जाएँ और आप किसी भी काम पर प्रॉपर्ली कॉन्संट्रेट नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं एग्ज़ाम में पता नहीं पास होऊँगा कि ना होऊँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं कि मैं उसमें प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं, वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो वो क्या होगा? वह अपनी पढ़ाई पर अब जो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उस पर कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएगा। और किसी भी सपोज़ करो मैथ कर रहा है, तो उसके प्रॉपर्ली सम्स नहीं निकाल पाएगा, आंसर नहीं निकाल पाएगा। In the case of stressful situation, our body responds by releasing stress hormones. This is called stress response or the fight or flight response. Muscles become tense and the heartbeat increases. जब हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है, उस वो रिलीज़ करती है स्ट्रेस हार्मोन्स। इसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। स्ट्रेसफुल होने पर हमारे मसल जो होते हैं, वो टेंस हो जाते हैं और जो हमारी हार्ट की बीटिंग है, वो बढ़ जाती है। Increase हो जाती है. Next है 3 steps to manage stress. First, be aware that you are stressed. Look out for signs of stress such as headache, too much sweating, sadness, nervousness, lack of concentration, difficulty in sleeping, etc. Only when we are aware we can manage stress. Number 2, identify what is causing you stress. Find out the reason for your stress. The cause of stress may be having a heavy workload, risk of termination, death of a loved one, divorce, increase in financial obligations, chronic illness or injury, emotional problems, depression, guilt, etc. ये 3 स्टेप्स दिए गए हैं कि स्ट्रेस को हमने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम स्ट्रेस्ड हैं, क्या हमें कोई वरी है? जैसे अगर हमें हेडेक हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही, पसीना आ रहा है, हम बहुत दिनों से उदास चल रहे हैं, हम नर्वस हैं, या हम अपनी पढ़ाई पर या अपने काम पर कोई भी काम कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या हमें रात को प्रॉपर नींद नहीं आती, तो हमें ये साइन है किस बात के कि हमें स्ट्रेस है। अगर हमें ये पता होगा कि हमें स्ट्रेस है, ताही हम इसको मैनेज करने के बारे में आगे सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग व्हाट इज काजिंग यू स्ट्रेस, कि हमें किन कारणों से, कौन से काजेज हैं जिनके कारण हमें स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस किसी कारण भी हो सकता है, जैसे हैवी वर्कलोड हो सकता है, आपको जो टीचर है बहुत ज़्यादा आपको होमवर्क दे रही है, या हो सकता है आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत जाता है। हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये डर सता रहा हो कि कहीं हमें नौकरी से टर्मिनेट तो नहीं कर दिया जाएगा। हो सक स्ट्रेस के और भी क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे किसी फास्ट फ्रेंड या क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाए, उसका भी स्ट्रेस आ जाता है। और कई बार हमारे खर्चे जो आज के युग में ज़्यादा हो रहे हैं, फाइनेंशियल जो है, फाइनेंस के तौर पर खर्च ज़्यादा हो रहा है और हमारी इनकम कम है, ये भी हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हम इस जो हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो हमारे घर के खर्चे हैं, हम उसको कैसे चलाएं। जहाँ हो सकता है हमारा कोई नियर एंड डियर वन, उसको कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई है, या उसको कोई इंजरी जो है वो सीरियस नेचर की हो गई है। कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार हमें गिल्ट महसूस होता है, मन के अंदर आत्मग्लानि जिसे कहते हैं वो भी महसूस होता है। Number third, apply stress management methods. We can manage stress by physical exercises, yoga, meditation, leisure activities, nature walks, and spending time in hobbies such as cooking, planting, painting. Talk to someone close about the issue, etc. नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अब स्ट्रेस को कैसे दूर करना है। इसके लिए हम कोई भी हो सकता है एक्सरसाइजेज को चूज कर सकते हैं, या स्ट्रेस को रिलीव, अपने आप को स्ट्रेस से दूर करने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, लेजर एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेजर एक्टिविटीज जैसे हम किसी गेम खेल सकते हैं, या हो सकता है हम टीवी वगैरह में कोई शो देख लें हल्के फुल्के, हम हो सकता है किसी पार्क में वॉकिंग वगैरह कर लें, या हमारी कोई भी हॉबी हो सकती है, कुकिंग की, प्लांटिंग की, पेंटिंग की, इनमें अपना टाइम स्पेंड करें और इससे क्या होगा, हमारे स्ट्रेस जो है दिमाग का वो काफ़ी हद तक कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। ये भी हो सकता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को अपने किसी नियर एंड डियर, अपने फास्ट फ्रेंड या किसी क्लोज रिलेटिव से डिस्कस डिस्कस करें, ताकि वो हमें, इससे भी हमें स्ट्रेस में रिलीविंग होती है। हो सकता है वो आपको कुछ मेथड भी इसको सिखा दे कि क्या आपको स्ट्रेस कैसे दूर हो सकता है। Next is stress management techniques. Some stress management techniques are as under number one, time management. It is rightly said, time and tight wait for none. We should understand the value of time. People who waste time never succeed in life. Time management refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. Number two, physical exercise. Physical exercises, yoga, meditation, walking, or playing in the park keep your body fit and help in managing stress. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती हैं, हम वो देखते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं स्ट्रेस को दूर करने की। सबसे पहली है टाइम मैनेजमेंट। किसी ने ठीक ही कहा है कि टाइम और टाइड वो किसी की वेट नहीं करते। हमें समय की कीमत को जानना चाहिए। हम समय को किसी प्रकार से खरीद नहीं सकते। जो समय एक बार बीत गया वो कभी दोबारा हाथ में नहीं आता। अगर हम अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग है कि हम अपना जो भी टाइम है उसको इफेक्टिवली मैनेज करें और वेस्ट बिल्कुल ना करें, ताकि जो काम इम्पोर्टेंट है उसको ठीक समय पर करें। जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट है, इम्पोर्टेंट को पहले और कम इम्पोर्टेंट को बाद में। नंबर टू है फिजिकल एक्सरसाइज। हमें चाहिए कि हम फिजिकल एक्सरसाइजेज करें, योगा, मेडिटेशन, प्लेइंग इन दी पार्क। इससे हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। Number three, healthy diet. Having a healthy diet will also help you reduce stress. Eating a balanced diet such as dal, roti, vegetables, and fruits will give you this strength to do your daily work efficiently. Number four, positive thinking. If we focus on negative aspects of life, we will feel more successful. Instead, we should have positive thinking. For example, if we do not get good marks in examination, we should not feel upset. Rather, try to maintain a positive attitude and look at ways to improve the next time. Fifth, organizing academic life. Keeping your class notes in organized manner and finishing
Finishing your assignments in time can relieve you from stress to a great extent. नंबर थर्ड है हेल्दी डाइट। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, यानी कि हम दाल रोटी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते हैं, तो हम हमारे शरीर में प्रॉपर स्ट्रेंथ रहती है और हम अपने काम को, जो भी हमें डेली वर्क है, हम एफिशिएंटली कर सकते हैं और इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। क्योंकि अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा, हम फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो हम अपना कोई भी काम जो भी असाइंड है या हम जो भी करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे और इससे हमारे दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। हमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए पॉजिटिवली। जैसे अगर सपोज करो हमारे मार्क्स जो है एग्जाम में अच्छे नहीं आए, तो हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कोई बात एटीट्यूड रखना चाहिए, कोई बात नहीं, हम दोबारा मेहनत करेंगे और जो जो कमियां हमें रह गई हैं या जो जो इम्प्रूवमेंट हमने करनी होगी हम वो करेंगे ताकि हम आगे से अच्छे मार्क्स ले आएं। यही है पॉजिटिव थिंकिंग। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ। हम टीचर जो है वो हमें क्लास में नोट्स देता है। सपोज करो हम आज क्लास नोट है इस एक कॉपी पर नोट करते हैं, दूसरी बार जब टीचर के पास पढ़ने जाते हैं ट्यूशन तो दूसरी कॉपी ले जाते हैं, उसमें नोट्स उतार लेते हैं, तीसरी बार जाते हैं तो दूसरी वाली का पता नहीं, तीसरी में लिखनी शुरू कर देते हैं। पर जब एग्जाम आएगा तो हम तीनों कॉपीज को तो नहीं ना देख पाएंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए कि एक सिस्टम में हम अपने क्लास के नोट्स को ऑर्गेनाइज मैनर में है रखें कि कहाँ लिखे हैं, एक सब्जेक्ट के एक क्लास नोट एक ही जगह पे रखें, ताकि जब हमें एग्जाम का टाइम आए या हम कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली तरीके से करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम मिल जाता है और हम जैसे उदाहरण दी क्लास नोट्स की, तो हमें एक ही जगह पर वो क्लास नोट्स मिल जाएंगे और हम उसकी तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, हम पेपर के टाइम पर, एग्जाम्स के टाइम पर हमारे दिमाग में स्ट्रेस कम होगा कि ये कॉपी ढूंढने के ये ढूंढने, एक जगह आपको नोट्स मिल गए, आप तैयारी करेंगे और एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। Next, adequate sleeping. We should sleep for at least 7 hours at night so that our body and brain gets recharged to function better the next day. 7. Holidays with family and friends. Going to a relative's house or a new place during your summer vacation can help you break from the normal routine and come back afresh. सिक्स पॉइंट है एडिक्वेट स्लीपिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से मेहनत बहुत करता है, ठीक है। तो शरीर क्या होता है, दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से रात तक थक जाता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो या माता पिता ही क्यों ना हो, हर कोई शाम तक रात तक पूरी तरह अपने अपने काम, बच्चा पढ़ाई करके, माता पिता अपने अपने काम करके थक जाते हैं। इसलिए हर एक को चाहिए कि वो कम से कम 7 घंटे रात को नींद ले। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी और जो ब्रेन है वो दोबारा रिचार्ज हो जाता है कि अगले दिन हमने फिर अच्छे से अपना काम, जो भी हमें है, बच्चों का है पढ़ाई करना, माता पिता का अपनी तरह का काम है, वो अपने काम में अच्छी तरह से वो अपनी ड्यूटीज कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट है हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। जब हमें गर्मियों में या सर्दियों में कुछ छुट्टियां होती हैं, हमें चाहिए कि हम कहीं घूमने चले जाएं या रिश्तेदार के घर चले जाएं। इससे क्या होता है, हमें एक रूटीन, जो नॉर्मल रूटीन है, उससे एक ब्रेक मिल जाता है और हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हम दोबारा काम पर अच्छे तरीके से लौट सकते हैं। Next, 4 types of stress. On the basis of this stimulus, stress may be classified into 4 different types. Number 1, survival stress. When a person fears that someone or something may physically hurt him, the body naturally responds with a burst of energy so that he will be better able to survive the dangerous situation or escape it altogether. This is survival stress. Number 2, internal stress. Internal stress is stress that comes from within us and is often the most common cause of stress. We often worry about things we cannot control. For example, whether we are going to lose our job and such like worries cause us stress. यहाँ पर स्ट्रेस की 4 टाइप्स दी गई हैं। पहला है सर्वाइवल स्ट्रेस। जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज हमें फिजिकली हार्म कर सकती है, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है,
वो अपने आप में से एक एनर्जी रिलीज करती है हमारी बॉडी, ताकि हम उस डेंजरस सिचुएशन से जहाँ तो लड़ सकें, फाइट कर सकें, जहाँ उससे फ्लाइट कर जाएँ, जहाँ उससे भाग जाएँ। ठीक है? दिस इज़ सर्वाइवल स्ट्रेस। सेकंड पॉइंट है इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है? जो हमारे अंदर से स्ट्रेस आता है। ये आम तौर पर जो स्ट्रेसेस होते हैं ना, ये उनमें से एक मेन टाइप है, काज़ है स्ट्रेस का। हमें आम तौर पर क्या लगता है, हम सोचते रहते हैं किन चीज़ों के बारे में जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हमें डर लगता है कि क्या मैं पेपर में पास हो पाऊँगा? क्या मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी? इस तरह की अननेसेसरी जो वरीज़ है ना, हम जो दिमाग में लाते हैं, इनसे हमें स्ट्रेस होता है। Number third है environmental stress. Some aspects of environment cause stress such as noise, crowding and pressure from work or family. Identifying these environmental stresses and learning to avoid them or deal with them will help to lower stress level. Number four, fatigue related stress. It can be caused by working too much or too hard at your job, school, or home. It can also be caused by not knowing how to manage time or how to take time out for rest and relaxation. एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं, जैसे नॉइज़, क्राउडिंग, प्रेशर फ्रॉम वर्क और फैमिली, ये भी है स्ट्रेस का कारण बनते हैं। सपोज़ करो हमारे फैमिली में कोई ज़्यादा काम बाकी नहीं करते और आपके ऊपर काम का ज़्यादा बोझ है, या ऑफ़िस में आप काम करते हैं तो उस ऑफ़िस में भी आप में वर्कलोड ज़्यादा है, या आस-पास जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। इस तरह के जो एनवायरनमेंटल कॉसेज़ होते हैं, वे भी स्ट्रेस का कारण बनते हैं। हमें चाहिए कि हम आइडेंटिफ़ाई करें कि एनवायरनमेंट के कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हमें स्ट्रेसफुल कर रहे हैं, हम वरी होती है जहाँ से, तो उनको हम डील करें, ताकि इससे हमें स्ट्रेस लेवल हमारा कम होगा। अगला है फटीग रिलेटेड। क्या कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा काम करते हैं दिन भर, ठीक है? या स्कूल में या घर पे। इससे क्या होता है, हम पूरी तरह से थक जाते हैं, फटीग हो जाती है। तो इससे भी हमें स्ट्रेस होता है। कई बार क्या होता है कि काम इतना ज़्यादा होता है कि आप ये नहीं सोच पाते कि हम कौन-सा काम पहला करें, कौन-सा बाद में करें? क्या मुझे रेस्ट के लिए भी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन सब चीज़ों से भी हमें स्ट्रेस होता है। Next, identifying stress. To manage stress successfully, we should first understand what are the symptoms of stress and what causes stress in us. When we are in a stressful situation, our body responds by pumping adrenaline so that the muscles become tense and the heartbeat increases. Everyone is different. There is no single level of stress that is optimal for all people. Some are more sensitive than others due to experiences in childhood, the influence of teachers, parents, religion, etc. in sleeping, high BP, abnormal heartbeat, etc. अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं प्रॉपरली, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं स्ट्रेस के, और हम हम में से कौन-कौन से कारण हैं जो हमें स्ट्रेस डालते हैं, हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ले आते हैं। अगर हम कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, हमें कोई टेंशन है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो एड्रेनलिन नलिन रिलीज़ करेगी। ये एक केमिकल है जो रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर से, और इससे क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं और हार्ट बीट बढ़ जाती है। हर एक भगवान को जो मनुष्य बनाए हैं, डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट सोच है, डिफरेंट उनकी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि एक लेवल का स्ट्रेस हम डिफरेंट पर्सन्स के लिए रख दें, कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रख दें कि हर एक पर्सन जो है इसी तरीके से रिएक्ट करेगा उसमें। हर एक का लेवल स्ट्रेसफुल जो है, मतलब कि स्ट्रेस को देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगा कोई भी पर्सन, वो हर एक का डिफरेंट लेवल होता है उसका रिएक्शन का। कुछ पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लेस सेंसिटिव होते हैं। जो सेंसिटिविटी है वो कई बातों पर डिपेंड करती है कि हमारे जो चाइल्डहुड में हमारे एक्सपीरियंस क्या है, हमारे माँ-बाप ने हमें क्या शिक्षा दी है, या पेरेंट्स ने, या हमारा रिलीजन क्या है, ठीक है? या हमारे बीपी की क्या प्रॉब्लम है, या हार्ट बीट आपका नॉर्मल रहता है कि नहीं रहता है। इन सभी चीज़ों से हमारा जो है सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। Number one, identifying symptoms of stress.
Sometimes we fail to identify symptoms of stress in us because we are living with stress for a long time. However, to manage stress effectively, we must be able to identify the various signs of stress in us when we observe them. Symptoms of stress may be headache, too much sweating, sadness, nervousness, lack of concentration, biting our nails, difficulty in sleeping, high BP, abnormal heartbeat, etc. Number two, causes of stress. The cause of stress may be having a heavy workload, risk of termination, death of a loved one, divorce, increase in financial obligations, chronic illness or injury, emotional problems, depression, anxiety, guilt. कई बार क्या होता है, हमें ये नहीं पता लगता कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम काफ़ी समय से स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, तो हमें ये पता नहीं लगता कि हम क्या हमें सचमुच में स्ट्रेस है या नहीं है। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि हमें स्ट्रेस है, तभी तो हम कोई एक्शन ले सकेंगे। हो सकता है हमें सिर दर्द हो, ज़्यादा पसीना आता हो, सैडनेस हो, नर्वसनेस हो, हमारा बीपी हमेशा बढ़ता रहता हो या अबनॉर्मल हार्ट बीट हो, या हम नाखून काटते रहते हों, या हमें रात को ज़्यादा मतलब कि प्रॉपरली नींद नहीं आ रही। इनमें से मतलब कि कोई भी साइन हो सकता है जो ये शो करता है कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, मतलब कि हमें दिमाग में कोई ना कोई वरी है। ठीक है, स्ट्रेस के भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि स्टूडेंट के तौर पर आपके पास मैडम ने ज़्यादा वर्क रोज दे रही है होमवर्क के तौर पर, वर्कलोड ज़्यादा है, जहाँ जॉब में ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। जहाँ ऑफिस में भी हो सकता है आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो, या आपको अपनी जॉब को खोने का डर है, या किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, या किसी को कोई मेजर इलनेस हो गई है या इंजरी हो गई है, और डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है। इनका ये इनमें से कोई भी कारण हो सकता है आपके स्ट्रेस का। Ability to work इंडिपेंडेंटली independently. We should develop in us the ability to work independently. One of the foremost qualities employers look for in their employees in the ability to work independently. A person having the ability to work independently means that he is able to work without direct supervision all the time. He takes the initiative rather than being told what to do. He recognizes his mistakes and not blaming others. He has the ability and the will to learn continuously. He can understand the operational environment and adapt accordingly. अब हमारे को क्वेश्चन है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। हमें अपने आप में ये एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि हम कोई भी काम जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सकें। जब कोई व्यक्ति पर्सन किसी को नौकरी पर रखता है, तो वे क्या देखता है अपने एम्प्लॉय में? वो देखता है उसमें कि क्या ये अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वह क्या डायरेक्ट सुपरविज़न के बिना अपने आप, मतलब कि उसकी सुपरविज़न हम ना करें, क्या वो अपने आप काम कर लेगा सारा दिन? ठीक है? क्या वह अपने उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको ये करो, वो अपने आप ही इनिशिएटिव लेता है और काम करता रहता है। वो वह व्यक्ति जिसके पास इंडिपेंडेंटली काम करने की एबिलिटी है, उसको वह क्या करता है, वो अपनी मिस्टेक्स को देखता है कि उसने कहाँ-कहाँ गलती की है, और उस गलती के लिए दूसरों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। वो उन गलतियों को रिकॉग्नाइज़ करके उनका जो रिमेडियल एक्शन लेना है, मतलब कि उनको ठीक कैसे करना है, वो उस पर स्टेप्स लेता है। वह जो है लगातार कोई भी चीज़ उसको जो सीखनी है, वो सीखता रहता है। कोई आज के युग में जैसे सपोज़ करो बच्चे हैं, वो इंडिपेंडेंटली मतलब कि अपना काम करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन पर जाकर आजकल अगर कोई बच्चा समझदार है, वो अपनी पढ़ाई को इंडिपेंडेंटली कर सकता है। वो जाएगा, ठीक है मैडम टीचर्स की हेल्प चाहिए, वो ऑनलाइन जो है वो भी सर्च कर सकता है, ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च करके अपने वीडियोज़ देख सकता है। हम अगला पॉइंट है ही कैन अंडरस्टैंड द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंगली। ये वही बात हो गई कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को समझना। आज के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो आज के युग में जब कोरोना वायरस है, वो अपने ऑपरेशनल एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं कि हमें जब हम स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो हमें घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, या यूट्यूब पर सर्च करके हम कैसे क्लासेस ले सकते हैं, और अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करके आगे कैसे बढ़ना है। Emotional intelligence.
Emotional intelligence is the ability to identify and manage one's own emotions as well as the emotions of others. Emotional intelligence generally includes at least three skills. Number one, emotional awareness, the ability to identify and name one's own emotions. Number two, managing emotions, the ability to regulate one's own emotions when necessary and help others to do the same. Number three, harnessing emotions, the ability to harness and apply emotions to tasks like thinking and problem solving. अब हमारे पास क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग है कि हम अपने आप में ऐसी एबिलिटी लाएं या हमारे में ऐसी एबिलिटी होना कि हम आइडेंटिफाई कर सकें और मैनेज कर सकें क्या अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको हमने कैसे मैनेज करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस में तीन तरह की स्किल्स आती है। इमोशनल अवेयरनेस कि हम आइडेंटिफाई करें अपने इमोशंस, दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उन इमोशंस को हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है? और तीसरा है हमने उन इमोशंस को अप्लाई करना है, किसमें? टास्क में, थिंकिंग और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन इमोशंस को यूज़ करना है। Knowing how to manage one's emotions is critical for all of us. We can easily overcome failures if we can keep our emotions in check. Emotional intelligence can also help you have better relations with your friends and family. Let us take an example. Ram and his best friend Sham were studying in the same class. In the exams, Ram stood first in the class and Sham was on the second position. Sham felt extremely sad and dejected. He shouted at Ram unnecessarily, cried, and also did not talk to his parents for 3 to 4 hours. On the contrary, if Sham was emotionally intelligent, he would have accepted his second position in the class gracefully and resolved to do better in the next examination. अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो इससे हम अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या होता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं, तो हम इससे अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस रख सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, राम और श्याम 2 फ्रेंड्स हैं, वो किसी डांस कॉम्पिटिशन में गए, वो दोनों प्रैक्टिस करते थे डांस की, एक ने डांस किया, दूसरे ने भी किया, पर एक के नंबर ज़्यादा आ गए, उसको सिलेक्शन हो गई डांस कॉम्पिटिशन में और दूसरे की डांस में सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है? और जो पहला था, जो सिलेक्ट हो गया वो ठीक है, जो सिलेक्ट नहीं हुआ डांस कॉम्पिटिशन में, उसने अपने आप को अपसेट कर लिया, वो उदास हो गया, ठीक है ना? और उसने जो जीत गया है डांस कॉम्पिटिशन में आगे निकल गया है, उसको मतलब कि उसके बारे में बुरा-भला कहना शुरू कर दिया, उसके उसके पर गुस्सा हो गया, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो वह क्या करेगा? वो सोचेगा कि ठीक है, मेरी कोई शॉर्टकमिंग रही होगी, मेरी कोई वीकनेस होगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा और मन में पक्का है मेरे कि मैं आगे मेहनत करके फिर सक्सेसफुल होऊँगा। Being emotionally intelligent enhances your chances of success and a balanced life. Some steps to manage emotional intelligence are as given below. Number one, understand your emotions. Observe your behavior and note the things you need to improve. Number two, rationalize. Do डू not नॉट take टेक decisions abruptly. Be rational in your thinking. Number three, practice. Do meditation and yoga to keep yourself calm and free from stress. अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे लाइफ के सक्सेसफुल होने के और बैलेंस्ड लाइफ लीड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम अगर इमोशनली इंटेलिजेंस को अपनी मेंटेन रखना चाहते हैं या मैनेज करने चाहते हैं अपने इमोशंस को, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। हम अपने इमोशंस को समझें, हम अपने बिहेवियर को समझें और उस बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में सोचें। दूसरा स्टेप है रैशनलाइज़। हमें कोई भी डिसीजन जो है वो सडनली, अब्रप्टली नहीं लेने चाहिए।
हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। प्रैक्टिस, हमें क्या करनी चाहिए? मेडिटेशन करें, योगा करें। इससे क्या होगा? हमारा मन शांत होगा, बॉडी एनर्जेटिक होगी और हम जो स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, हमें कुछ स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगी। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।